वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आज का जो हमारा यह वीडियो है वह भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वह रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वह ग्रुप डी का हो, एसएससी हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, अगर रेलवे से बेस्ड अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आज का जो ये वीडियो है वह शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि स्किप किए हुए ही पूरे वीडियो को एक एक चीज़ एक एक प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप थोड़े से वीडियो को अगर आप स्किप कर देते हैं कम से कम एक दो क्वेश्चन आप मिस कर जाएंगे। और यह वीडियो जो है वन लाइनर बेस्ड है, इसलिए पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और पूरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वह है हमारा साइरस। ठीक है, साइरस वह तारा है जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम सूर्य से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य हमारा चमकता किस वजह से है। एक तारा है, पहली चीज तो सूर्य एक तारा है। ठीक है, इसे हम बहुत पहले से ही जानते हैं कि सूर्य एक तारा है और उसमें जो होता है हाइड्रोजन हमारा 71% होता है। ठीक है, हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वहाँ पूरे सूर्य में 71% है। उसके बाद हीलियम की मात्रा उसमें 26.5% है। ठीक है, उसके बाद लिथियम एवं यूरेनियम को मिला दिया जाए तो वहाँ पे 2.5% लिथियम और यूरेनियम पाया जाता है। इस पूरे पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। जो सूर्य एक तारा है जिसमें हाइड्रोजन को 71%, हीलियम को 26.5%, लिथियम एवं यूरेनियम जो होता है हमारा 2.5% होता है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से वह इतना प्रकाशमान होता है और वहाँ पे इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, उसी की तरह हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा उसके टेम्परेचर से लेके। सूर्य का जो बाहरी सतह होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो सूर्य का जो बाहरी सतह होता है उसका टेम्परेचर हमारा 6000 डिग्री होता है। ठीक है, सूर्य का जो बाहरी टेम्परेचर होता है, हम सूर्य के सतह की बात नहीं कर रहे हैं, सूर्य का जो बाहरी टेम्परेचर होता है उसका जो तापमान होता है लगभग 6000 डिग्री होता है। 100 डिग्री होता है उस पर हमारा पानी बॉयल करने लगता है। इसलिए आप थोड़ा इमेजिन करिए कि 100 डिग्री पे जब पानी उबलने लगता है तो वहाँ का जो टेम्परेचर है 6000 डिग्री टेम्परेचर कहाँ का है? सूर्य के बाहरी सतह का। उसके बाद हम सूर्य की ही श्रृंखला में अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य की स्थिति के अनुसार ब्रह्मांड में कुल 8 ग्रह इस समय है। इसके पहले 9 ग्रह थे। तो उन्हीं ग्रहों के क्रम की बात यहाँ पे की जा रही है कि जो हमारे अगला पॉइंट है सूर्य की स्थिति के अनुसार क्रमशः अब सूर्य जो सबसे केंद्र में स्थित है, केंद्र के बाद अगर उस दूरी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले सूर्य होगा। सूर्य के बाद उसके निकट सबसे बुध ग्रह आता है। बुध के बाद हमारा आता है शुक्र ग्रह, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, यह जो सूर्य को हम एक मतलब केंद्र में मानते हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सूर्य के सबसे पहले आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह के बाद हमारा आता है शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ग्रहों की संख्या 9 होती है। कुछ दिन पहले तक यह लगभग 2006 तक ग्रहों की संख्या 9 थी, उसके बाद इसे 8 कर दी गई। ठीक है, वो किस वजह से कर दी तो उसके बारे में हमारा क्वेश्चन है कि 9वां ग्रह जो उसमें जो प्लूटो का ग्रह था उसको ग्रह की श्रेणी से उसको बाहर निकाल दिया गया। तो जो हमारा 9वां ग्रह है यहाँ पे लिखा है, देखिए 9वां ग्रह प्लूटो को, जो प्लूटो हमारा 9वां ग्रह था उस प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को, इस तिथि को आप याद रखिएगा कि 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को सौरमंडल के ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। क्योंकि अब उसका क्या किस वजह से हटा दिया गया? क्योंकि ग्रहों की कुछ नियम एवं शर्तें होती हैं, उन शर्तों को यह पूरा नहीं करता था। जो हमारा प्लूटो ग्रह है यह उन शर्तों को पूरा नहीं करता था, इसलिए भूगोलवेत्ताओं ने इसे उस ग्रह की श्रेणी से इसको बाहर हटा दिया। यह क्या थी, किस वजह से उसे हटा दिया गया? क्योंकि यह वरुण की कक्षा को, जो नेपच्यून ग्रह है हमारा, जिसे हिंदी में हम वरुण कहते हैं, प्लूटो जो है नेपच्यून की कक्षा को काटता था। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा, पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारा बृहस्पति है। और उसके बाद अब देखिए यहाँ बड़े से छोटे क्रम की बात की जा रही है कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद हमारा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। यहाँ पे एक बात आती है कि अगर यहाँ पूछ देता है कि छोटे से ऊंचे क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में अगर ग्रहों को देखा जाए तो यही चीज यहाँ पे उल्टा हो जाएगी। सबसे पहले शुरू होगा हमारा बुध ग्रह, उसके बाद मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति ग्रह। सबसे गर्म ग्रह
सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, इसे सभी जानते हैं कि सबसे गर्म ग्रह जो है पूरे सौरमंडल में, पूरे नवग्रहों में सबसे गर्म ग्रह हमारा शुक्र जाना जाता है, क्योंकि वहाँ का जो औसतन तापमान होता है वह 480 डिग्री वहाँ का हमेशा का तापमान होता है। तो उसी से रिलेटेड ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट को आप जरा ध्यान से देखिएगा कि सबसे गर्म ग्रह हमारा शुक्र हो गया और इसका टेम्परेचर कितना है, 480 डिग्री। इसमें सबसे चमकीला ग्रह है, इसे सबसे चमकीला पूरे सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह की अगर बात की जाए तो हमारा शुक्र ग्रह आता है। इसके और कई उपनाम है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है इसे, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और एक और उपनाम है, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी हम कहते हैं। किसी शुक्र एवं अरुण ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन घड़ी की सुई के अनुकूल करते हैं। इसका मतलब हो गया कि शुक्र एवं अरुण ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज चलते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं वह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, अब ये क्यों चलते हैं, किस वजह से चलते हैं और उसके क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते चले। शुक्र और अरुण ग्रह जो है यहाँ जो अपने अक्ष पे जो घूर्णन कर रहे हैं वह क्लॉकवाइज करते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब ये आप मान के चलिए कि अगर हम मान लें कि हम अगर शुक्र या अरुण ग्रह पे हम अगर मौजूद हो जाएं तो वहाँ क्लॉकवाइज चलने से सबसे पहला जो पॉइंट उभर के सामने आएगा कि वहाँ सूर्योदय हमेशा पश्चिम की ओर होगा। हमारी पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, मतलब वह एंटी क्लॉक चलती है। इस शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़ के पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह इस समय मौजूद हैं उनका सबका जो चाल है, जो उनकी घूर्णन गति है वह पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। इसलिए उन ग्रहों पर अगर हम पहुंचते हैं तो वहां से हमें सूर्योदय जो है वह पूर्व की ओर होगा और सूर्यास्त हमारा पश्चिम की होगा। लेकिन यही दो एक ऐसे ग्रह हैं कि अगर इस ग्रह पे हम अपने आप को, क्योंकि यह क्लॉकवाइज चलती है, अगर हम इस ग्रह पे अपने आप को महसूस करें कि हम इस ग्रह पे हैं तो यहाँ पे इसके ठीक अपोजिट होगा कि यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होगा और सूर्यास्त हमारा पूर्व दिशा में होगा। मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि मंगल का जो लाल होना है वह किसकी अधिकता के कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। पृथ्वी को नीला कहा जाता है, इसे भी आप जानते हैं। इसके बाद वाला जो पॉइंट है वरुण को हरा, वरुण जो ग्रह है उसे हम हरा ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह मीथेन गैस की अधिकता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो मंगलयान से रिलेटेड है। पहला देश बना जिसने पहले ही प्रयास में मंगलयान को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में प्रवेश कराया। लेकिन भारत जो है वह चौथा देश बना मंगलयान पर अपना ग्रह पहुंचाने में। ठीक है, उसी से रिलेटेड हमारा यह पॉइंट है, उसे आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ भारत का जो मंगलयान है वह कब लॉन्च किया गया और कहाँ से लॉन्च किया गया, यह कई बार क्वेश्चन बनता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा कि भारत का मंगलयान 5 नवंबर 2013 को, ठीक है, भारत का जो मंगलयान है 5 नवंबर 2013 को कहाँ से? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। कि वह किस तिथि को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करता है? तो वह है हमारा 24 सितंबर 2014 को। ये 2 डेट आप यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मंगल ग्रह पे भारत जो है अपना यान भेजने वाला विश्व में चौथा देश बना। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया, विश्व में भारत चौथा देश बना। कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो उसका जवाब है हमारा बृहस्पति के पास। उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के पास है। उसके कितने उपग्रह हैं? 72। एक यहाँ एक चीज हम आपको और बता दें कि पृथ्वी जो हमारी है इसके कितने उपग्रह हैं? तो इसका सिर्फ प्राकृतिक उपग्रह की अगर बात की जाए तो सिर्फ इसका एक उपग्रह है। ठीक है, जो पृथ्वी हमारी है उसका उपग्रह क्या है? तो हमारी चंद्रमा है। उसी तरह जैसे पृथ्वी का चंद्रमा एक हो गया, अगर हम बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं तो बृहस्पति ग्रह के पूरे 72 चंद्रमा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को एक बार हम फिर से देखते हैं कि सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं और जिसमें सबसे बड़ा, उन ग्रहों में सबसे बड़ा क्या है? गैनीमेड। इसका नाम आप ध्यान रखिएगा कि गैनीमेड कहाँ का उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है और यह सबसे बड़ा उपग्रह है। कितने उपग्रहों में? 72 उपग्रहों में। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा शनि ग्रह, जिसे हम सैटर्न बोलते हैं। शनि ग्रह को आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे कि इसके ग्रह के चारों ओर एक वलयाकार पट्टी बनी होती है, वो हमारा शनि ग्रह है और देखने में वो बहुत ही प्यारा लगता है। शनि ग्रह के बारे में आप थोड़ा बहुत बेसिकली जरूर जानते होंगे, तो ये उससे रिलेटेड है हमारा शनि ग्रह। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ठीक है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो वह है हमारा टाइटन। नाम आप याद रखिएगा कि जो टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह
है। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पे आता है क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में एस्ट्रॉइड बोलते हैं। या क्षुद्र ग्रह क्या होता है और यह किन ग्रहों के बीच पाया जाता है, उससे रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। इसे आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये शायद आपके स्क्रीन पे कट रहा हो, अगर कट रहा हो तो हम आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसे आप सुनिएगा। क्षुद्र ग्रह जो है एस्ट्रॉइड मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य ये छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी, अब ये पृथ्वी की चाल से डिपेंड यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, पृथ्वी से रिलेटेड कुछ यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हमारा जो पहला पॉइंट है यहाँ पे, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है। लगभग हम एक बेसिक सा जवाब देते हैं कि पृथ्वी, हमारा नया साल जो होता है 365 दिन का होता है। एक पूरा साल हमारा 365 दिन का होता है। इसलिए हम एक बेसिकली एक चीज़ जानते हैं कि पृथ्वी का जो एक पूरा परिक्रमण होता है वह 365 दिन का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस चीज़ को आप यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि पृथ्वी 365 दिन से कुछ समय ज़्यादा लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है। देखिए यहाँ हम एक चीज आपको और क्लियर करते चल रहे हैं कि 365 दिन, हमारा साल जो होता है 365 दिन का होता है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी कितना टाइम ले रही है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। मतलब उसे सूर्य की परिक्रमा करने में हम तो यहाँ पे नया साल अपना 365 दिन में मना लेते हैं। हर न्यू ईयर आने में 365 दिन लगता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन जो हमारा सूर्य है वह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरी सूर्य की एक परिक्रमा करती है। ठीक है, अब हम ये बात यहाँ पे दिमाग में आती है कि अगर यह हर साल जो है 5-5 घंटे का डिफरेंस करती है, तब तो हमारा कैलेंडर डिस्टर्ब हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम एक चीज़ बताते हैं, जो यहाँ 5 घंटा यहाँ पे हर साल बढ़ रहा है, इसको हम हर चौथे साल 29 फरवरी के रूप में मनाते हैं। यहाँ जो पृथ्वी की जो परिक्रमण समय है वह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड किस वजह से होती है, यह भी हमने आपको बताया। और इसी वजह से हमारा कैलेंडर इसको हर चौथे साल मेंटेन करता है, ताकि हर साल जो है 365 दिन का बना रहे। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी से ही रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसी पॉइंट में कि जबकि, ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि पूरे 365 दिन में पूरे सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितने समय लगते हैं, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में वह पूरे सूर्य की एक परिक्रमा करती है। ठीक है, परिक्रमण जो होता है, पृथ्वी है पूरे सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसमें कई तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। उसमें 3 तरह की स्थितियां होती हैं। और एक चीज हम आपको बता दें कि पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और उसकी झुकी हुई होने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है, कि उसमें हमें ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। क्योंकि जब पृथ्वी झुकी है, कहीं पर उसे सूर्य डायरेक्ट रोशनी एक जगह पे पड़ रही है तो वहां पर गर्मी होगा, जब और थोड़ा झुक जाती है तो उसी जगह पे फिर ठंडी होगी। इससे ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो अभी फिलहाल हम उसको आगे देखते हैं। तो जब यहाँ घूर्णन गति की बात हो रही है, तो जो पृथ्वी है वह अपना पूरा एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। देखिए यहाँ एक बेसिक सा जवाब हम जानते हैं कि जब पृथ्वी का एक चक्कर पूरा होता है तो एक दिन एक रात मिला के उसका एक चक्कर पूरा होता है। इससे हमारा दिन रात होता है। लेकिन वह एग्जैक्ट टाइम क्या है, पृथ्वी कितने समय में अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो उसका जवाब है हमारा, जबकि अपने अक्ष पर घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंक झुके हुए सूर्य की परिक्रमा करने से ऋतुएं बदलती हैं, जिससे पृथ्वी की 3 स्थितियां पैदा होती हैं। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको इसके बारे में बताया, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब 21 जून की बात आती है। 21 जून का नाम आते ही आपके जहन में तरह तरह की बातें आ गई होंगी। तो 21 जून से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो ये हमारा 21 जून है, ठीक है, 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं, कर्क रेखा पर। ठीक है, कर्क रेखा को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वह कर्क रेखा पे पड़ती हैं और लंबवत पड़ती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में, देखिए इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिए। क्या 2-3 पॉइंट जो सूर्य से रिलेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पॉइंट को आप फिर से देखिए। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं, कर्क रेखा पर और लंबवत पड़ती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, उसके बाद ही ये हमारा आ गया यहाँ पे दूसरा पॉइंट 22 दिसंबर।
यहाँ पे 21 दिसंबर, अब यहाँ देखिए 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। यहाँ पे हमारे कर्क रेखा पर पड़ी तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात हुई। अब यहाँ 22 दिसंबर की जब डेट आती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? मकर रेखा पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। इसको आप एक बार फिर से समझिए और समझने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन में हम कहना क्या चाह रहे हैं, आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि 21 दिसंबर को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है, 21 दिसंबर को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। और ठीक उसी तरह जब 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पड़ती हैं? मकर रेखा पर, तो उसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको आप ध्यान दीजिए। 21 मार्च और 23 सितंबर ये दो एक ऐसे डेट हैं, ठीक है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और लंबवत पड़ती हैं, जिसकी वजह से संपूर्ण पृथ्वी पर ये पूरे 365 दिन में पूरे साल में 2 ऐसी तिथियां होती हैं जिस दिन पूरे पृथ्वी पे पूरा 24 घंटा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते समय 3 जनवरी को, ये डेट आप याद रखिएगा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते समय 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकट होती है। ठीक है, सबसे निकट होती है, जिसे हम उपसौर कहते हैं, हिंदी में उसे उपसौर कहते हैं और उसी को हम अंग्रेजी में पेरिहिलियन कहते हैं। ठीक है, अब एक और स्थिति होती है, ये वाली स्थिति। ठीक है, इस स्थिति को जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पे होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एफेलियन कहते हैं या उसे हम अपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को सबसे अत्यधिक निकट सूर्य के करीब होती है पृथ्वी हमारी, और उसी तरह 4 जुलाई, ये डेट का आप याद रखिए, 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर होती है, जिसे हम अंग्रेजी में एफेलियन या अपसौर कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने ग्रहण, जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। अक्सर लगता रहता है चंद्र ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, लेकिन ये जो हमारा पॉइंट है या इसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि किस दिन चंद्र ग्रहण लगता है और किस दिन सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा कि चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को लगता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा वह फिर पूर्णिमा को ही लगता है। इस चीज को आप पूरी तरह से अपने माइंड में बैठा लीजिए, किसी और दिन चंद्र ग्रहण लग ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ जो सूर्य ग्रहण होता है वह सिर्फ और सिर्फ अमावस्या को ही लगता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक भूकंप, ठीक है, पृथ्वी पर जो सबसे सर्वाधिक भूकंप आता है वह किस क्षेत्र में आता है? तो उसका जवाब है हमारा परिप्रशांत पेटी में। विश्व के कुल भूकंप का 2/3 भाग यहीं पे आता है। कहाँ पे आता है? परिप्रशांत पेटी में। सर्वाधिक भूकंप जापान में, ठीक है, सर्वाधिक जो अत्यधिक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भूकंप के रिकॉर्ड हैं वह जापान में आते हैं, और इसी वजह से जापान में भूकंप सबसे अत्यधिक आने की वजह से जापान को क्या है? भूकंपों का देश कहा जाता है। पृथ्वी के भूगर्भ में जहां भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं, मतलब जो सेंटर होता है जहां पे सबसे नीचे भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे हम केंद्र या मूल कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में फोकस कहते हैं। ठीक है, जबकि भूकंपी तरंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसी लाइन में एक चीज और आपको बता चलें कि जबकि भूकंपी तरंगे धरापथ पर सबसे पहले जहां पहुंचती हैं, ठीक है, भूकंपी तरंगे सबसे ऊपर जहां पृथ्वी पे जिस जगह पे पहुंचती हैं उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया केंद्र या मूल। कहां पे? जहां पे भूकंपी तरंगों का उत्पन्न होना होता है उसे हम केंद्र या मूल कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम फोकस कहते हैं। लेकिन पृथ्वी के धरातल में ये क्रियाएं हुई, लेकिन जब पृथ्वी के धरातल नीचे से धरा से उठ के जब वो धरातल पे पहुंचती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि भूकंप से ही रिलेटेड है। भूकंपी तरंगे, पी तरंगे। भूकंपी तरंगों के बारे में अगर हम आपको बताएं तो जो पी तरंगे होती हैं वह ध्वनि तरंगों के समान ठोस, द्रव और गैस में विचरण करती हैं बड़े ही आसानी के साथ। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोला जाता है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो ज्वालामुखी से रिलेटेड है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान से रखिएगा क्योंकि ज्वालामुखी से भी अधिकतर क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है।
जो हवाई द्वीप में स्थित है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? किलायु है, जो हवाई द्वीप में स्थित है। अब देखिए, इसी ज्वालामुखी से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 10,000 धुआरों की, ये आप ध्यान रखिएगा, 10,000 धुआरों की घाटी कटमई ज्वालामुखी, इसको आप नाम याद रखिएगा कि 10,000 धुआरों की घाटी कटमई ज्वालामुखी अलास्का को कहते हैं। ये हमारा पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि 10,000 धुआरों की घाटी कटमई ज्वालामुखी अलास्का को कहते हैं। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि ज्वालामुखी से ही रिलेटेड है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ज्वालामुखी से केवल धुआं निकलता है, ठीक है, ज्वालामुखी की कई स्थितियां होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वह कहता है कि जब ज्वालामुखी से केवल धुआं निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वह है हमारा सोल्फ तारा। ठीक है, ज्वालामुखी से जब सिर्फ और सिर्फ धुआं निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सोल्फ तारा कहते हैं। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागर पेटी में 2/3 भाग आते हैं, जिसे आग का गोला या रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ये बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पे हैं? फिलीपींस में है। विश्व के जो सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं कहाँ पे हैं? वह फिलीपींस में है। एक छोटा सा पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पे है? फिलीपींस में है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जानते रहिए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो हमारा छोटा सा महाद्वीप है, जो समुद्रों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन एक ताज्जुब वाली बात हम आपको यहाँ बता दें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि भारत से रिलेटेड है, ज्वालामुखी से रिलेटेड है। देखिए, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, भारत में ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, भारत में ज्वालामुखी नहीं है, किंतु अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप में, अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप में बैरन ज्वालामुखी, बैरन द्वीप में बैरन ज्वालामुखी जो कि इस समय सक्रिय है, तथा नरकोंडम द्वीप में, जो नरकोंडम द्वीप है, नरकोंडम द्वीप में हमारा नरोंडम ज्वालामुखी प्रसुप्त अवस्था में मौजूद है। इस पर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत हमारा कोटोपैक्सी इक्वेडोर है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, कि यहाँ ज्वालामुखी पर्वत की बात हो रही है। किलिमंजारो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे है? तो उसका जवाब है हमारा तंजानिया में। और उसी के साथ ही साथ फ्यूजियामा कहाँ है? तो वह है हमारा जापान में। ठीक है, इस पॉइंट को फिर से देखिए, किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? तंजानिया में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत हमारा जापान में है। उसके बाद हम अपने इसी पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि ज्वालामुखी के मुहाने को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी का जो हमारा मुहाना होता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। ठीक है, क्रेटर या कॉल्डेरा कहते हैं, जिसमें कॉल्डेरा झील बनती है। ठीक है, भूमि के छिद्र से जब गर्म जल बाहर निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गीजर कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए कि भूमि के छिद्र से गर्म जल बाहर निकलता है तो उसे हम गीजर कहते हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि विश्व की प्रसिद्ध गीजर, ठीक है, अभी हमने बताया कि भूमि के जो छिद्र होता है वहां से जब गर्म जल बाहर निकलता है तो उसे हम गीजर कहते हैं। अब उसी गीजर से एक रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको यहाँ बताते चलें कि विश्व प्रसिद्ध गीजर येलोस्टोन पार्क कहाँ है? यूएसए में ओल्ड पेथ फुल गीजर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची काल्डेरा झील कहाँ पे है? ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची काल्डेरा झील टीटीकाका झील बोलिविया में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची काल्डेरा झील टीटीकाका झील, ये ध्यान रखिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची काल्डेरा झील क्या है? टीटीकाका झील है। वो स्थित कहाँ पे है? तो वह है हमारा बोलिविया में। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी, ठीक है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी हमारी जो है एंडीज है, जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको यहाँ 3-3, 4-4 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इंडीज है, जिसकी लंबाई कितनी है? 7200 किलोमीटर। और वह कहाँ स्थित है? तो वह है हमारा दक्षिणी अमेरिका में। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वह हमारा जर्मनी में है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की बात जब की जाती है तो वह कहाँ पे है? तो हमारा जर्मनी में है। इसी में हम एक और पॉइंट देखते हैं कि विंध्य श्रेणी, या ध्यान दिए विंध्य श्रेणी, उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी, फिर हमारा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी भारत के ब्लैक पर्वत के
उदाहरण है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। ठीक है, ये वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन है जो एक बेसिक सा है और हम सभी लोग जानते होंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वह है हमारा तिब्बत का पठार, जो हिमालय एवं कुनलुन सान पर्वत के मध्य अंतर पर्वतीय पठार है। देखिए ये वहाँ अंतर पर्वतीय पठार है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट को आप फिर से देखिए कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार क्या है, हमारा तिब्बत का पठार है, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, वह जो हिमालय एवं कुनलुन सान पर्वत के मध्य अंतर पर्वतीय पठार है। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो तिब्बत के पठार से ही रिलेटेड है। तिब्बत पठार का पश्चिमी भाग, ठीक है, तिब्बत पठार का पश्चिमी भाग पामीर पठार है, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन एवं सबसे अवशिष्ट पर्वत क्या है, तो वह है हमारा अरावली पर्वत। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। विश्व का सबसे प्राचीन एवं अवशिष्ट पर्वत क्या है, अरावली पर्वत है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है इस समय, 8,850 मीटर, और एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगमा, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बर्फ की देवी। ठीक है, उसके बाद तथा इसी एवरेस्ट को नेपाल में हम क्या कहते हैं, नेपाल में सागर माथा कहते हैं। ठीक है, वहाँ इसे हम एवरेस्ट को हम सागर माथा के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड की माता। ठीक है, एक और उपनाम यहाँ आपको एवरेस्ट के बारे में देखने को मिलता है कि इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। तो इस पूरे वीडियो में हमने लगभग 50 क्वेश्चन को कवर किया और उन 50 क्वेश्चन के साथ ही साथ हमने उनके साथ छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरे वीडियो को हमने शुरू होने से पहले ही आपको कहा कि पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, और इस वीडियो में अगर आप एक बार में अगर आपको ना समझ में आए तो 1-2 बार इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको यह पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे कंटेंट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से आपके बीच में उपस्थित होंगे। जय हिंद।